रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़ जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ड्राई रन की जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मॉक ड्रिल का समय निर्धारित है। इसके बाद शाम 5 बजे इसकी समीक्षा जिला टास्क फोर्स की ओर से की जाएगी। इसकी रिपोर्ट राज्य को 9 जनवरी को भेजी जाएगी। इस ड्राई रन में वैक्सीनेशन की लॉजिस्टिक व्यवस्था, केंद्र की व्यवस्था, टीकाकरण की प्रैक्टिस, पब्लिक मैनेजमेंट की जांच की जाएगी। इस ड्राई रन में उन जिलों को शामिल नहीं किया गया जिनमें 2 जनवरी को मॉक ड्रिल हो चुकी है। स्टार जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। स्टार, आज बेहद अहम दिन, अंतिम दौर में तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में चल रही है। मॉक ड्रिल छत्तीसगढ़ में भी आज के लगभग पूरा छत्तीसगढ़ कवर हो रहा है ड्राई रन में। दूसरी ये बात कि मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों के दौरे पर लगातार जा रहे हैं, आज बस्तर जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन की ड्राई रन की बात कर लें तो सब पहले चरण में जो 2 तारीख को हुआ था उसमें 7 जिलों का कवर किया गया था, जिसमें सभी जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय थे और साथ ही साथ राजनांदगांव और आपका जांजगीर चांपा जिला ये शामिल था। और उसके बाद माफ़ कीजिएगा, जांजगीर चांपा में पेंड्रा गोरेला मरवाही था। और उसके बाद उसमें जो दिक्कत आई थी उस बात की जानकारी साझा कोविन ऐप के माध्यम से की गई कि पोस्टल एड्रेस जो था, पिन कोड था, वो उस जिले का भी जनरेट नहीं हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर ड्राई रन की दिक्कत आई थी। कल दूसरे चरण के तहत बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में ड्राई रन किया गया। बस्तर संभाग के 6 जिले इसमें शामिल किए गए थे और सरगुजा संभाग के 4 जिले। बचे हुए जो 11 जिले हैं, जिसमें मुख्यतः दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के हैं, उनमें आज ड्राई रन किया जाएगा। और कुल मिलाकर इस ड्राई रन से ये जो जिन जिलों में जहाँ जहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी परीक्षण होगा, उसका रिव्यू किया जाएगा, उसकी समीक्षा होगी और उसके आधार पर उसमें फिर सुधार कार्य किया जाएगा, ताकि जब एक्चुअल वैक्सीनेशन हो, क्योंकि जिस हिसाब से स्वास्थ्य मंत्री ने संकेत दिया है कि 13 तारीख के पहले छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाएंगी, तो इससे कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होगा। तो ऐसे में उसके पहले कुछ भी यदि प्रॉब्लम्स आती, कोई दिक्कतें आती है तो उसको दूर कर लिया जाए, इसके वजह लिए ड्राई रन रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार दौरा जारी है। उन्होंने पहले सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों का दौरा किया था, फिर बिलासपुर संभाग के अलग अलग जिलों का दौरा किया और आज से बस्तर संभाग का उनका दौरा शुरू हो रहा है। पहले चरण में 3 जिलों का वो दौरा करेंगे। इस संबंध मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार इस दौरे से कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से रूबरू चर्चा होती है और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत होती है। साथ ही साथ विभागीय समीक्षा होने के साथ साथ जो विकास कार्य की मूलभूत आवश्यकता उन जिलों में है, उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है, ताकि एक रोड मैप तैयार किया जाए और एक एक जिले को किस तरीके से विकास कार्य की आवश्यकता है, सौगात देनी है, वो इसमें शामिल रहेगा। हाँ, दौरे के दौरान आज वो बस्तर के जिले के दौरे में, बस्तर संभाग के दौरे में जा रहे हैं, जिसमें कई 1-2 ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं, वहाँ पर भी वो दौरा करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। हम शुक्रिया आपका स्टार, जानकारी के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें हैं, खासतौर पे ड्राई रन जो होगा उसकी तस्वीरें आपको बताएंगे। जो 2 तारीख को ड्राई रन हुआ था उसके इतर और क्या विशेष तैयारियां छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया गया है, इस पर भी लगातार अपडेट आपको देंगे। तो देखते रहिएगा आप IBC 24। बहरहाल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन ड्राई रन यानी वैक्सीनेशन की रिहर्सल होगी। इनमें प्रमुख रूप से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और बाकी सभी जिले शामिल हैं। इंदौर की बात करें तो जिले में 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 3 तो शहरी क्षेत्र में हैं, जबकि 1 सेंटर ग्रामीण क्षेत्र हाथोद में बनाया गया है। वैक्सीन के लिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। जो मैसेज जिस हितग्राही को दिया जाएगा केवल उन्हीं लोगों का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट लाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल के उच्च सुरक्षा पशु रोग लैब में ये जांच की गई, जिसके बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और इन जिलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। जिलों में चिन्हांकित स्थान से 1 किलोमीटर दायरे में सभी दुकानें, चिकन मार्केट 7 दिनों के लिए तत्काल बंद कर दिए जाएं। 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलांस किया जाए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
सरकार पूरी तरह सजग है, ये आश्वासन सरकार दे रही है। राकेश चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी जो सुर्खियों में रहने वाली है आज? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बात करें तो जो आज से कोरोना का वैक्सीन को लेकर ड्राई डे है, वो राजधानी भोपाल को छोड़कर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो है वैक्सीन लगाने की रिहर्सल की जाएगी। टीकाकरण जिस तरह से होगा उसकी बाकायदा पूरी रिहर्सल होगी, जिसमें मरीजों को समय देने से लेकर उनके पास SMS भेजने और SMS पहुंचने के बाद जब वो सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहां पर जो प्रक्रिया रहेगी, कितना समय एक मरीज को लगेगा और जब एक मरीज को वैक्सीनेशन होगा उस समय दूसरा मरीज कहाँ खड़ा होगा, इसकी पूरी रिहर्सल की जाएगी। दरअसल ये जो प्रक्रिया है इसलिए अपनाई जा रही है कि जब वैक्सीन आए तो वहाँ पर उस वैक्सीन लगाने के दौरान किसी तरह की कोई कोताही ना हो, बल्कि पहले से पूरा स्टाफ से लेकर जिन लोगों को वैक्सीन लगना है उनको इस जानकारी लग सके कि उनको किस तरह की भूमिका अदा करना है और एक एक टीका महत्वपूर्ण है, ऐसे में सही तरीके से सबको वैक्सीन लग सके इसकी रिहर्सल आज जो है पूरे मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल को छोड़कर सभी जिलों में की जाएगी। इसके साथ ही बात करें तो मध्य प्रदेश में अब जो एक नया खतरा मंडरा रहा है कोरोना के बाद, वो बर्ड फ्लू का है। और बर्ड फ्लू में बात करें तो मध्य प्रदेश के 19 जिलों में 700 से अधिक कौओं की मौत हो चुकी है। इसमें 7 जिलों में बर्ड फ्लू पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। और इसके साथ ही एक और जो खतरे की घंटी इस बात को लेकर है कि इंदौर और नीमच ऐसे वो जो जिले हैं जहां पर कि पोल्ट्री यानी मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। कल जो सैंपल है उनकी जांच हुई थी, उसकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। और जिस स्थान से इंदौर मूसाखेड़ी और नीमच से जिस स्थान से ये जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे वहाँ पर 1 किलोमीटर की जो पोल्ट्री है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और ये वहाँ के जो आसपास के पानी और अन्य स्थानों पर भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर वायरस है, तो जो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मुर्गी होंगे उनको नष्ट किया जाएगा। कह सकते हैं कि अभी तक ये चैन की सांस थी मध्य प्रदेश में कि अभी तक जो है मुर्गियों तक बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से इंदौर और नीमच में जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके बाद खतरा इस बात को लेकर है कि ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश के अन्य जो 7 जिले हैं वहाँ भी जो बर्ड फ्लू पहुँच चुका हो। हालांकि वहाँ पर सैंपलिंग लगातार की जा रही है और जो है इंतजार इसी बात का है कि वहाँ की जो रिपोर्ट है वो किस तरह से आती है। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर आपको दिन भर अपडेट देंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। राजभवन सूत्रों ने बताया कि शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने गुरुवार शाम हस्ताक्षर कर दी है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में विधि विभाग इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करेगा। हालांकि इसे 6 महीने में विधानसभा से पास कराना होगा। गौरतलब है पिछले साल दिसंबर को शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के ड्राफ्ट को अनुमोदन दे दिया था। अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह कराने या करवाने वाले को 1 से 10 साल तक की सजा और अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। धान पर सियासत लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूर्व सीएम रमन सिंह का पत्र वायरल किया है। कांग्रेस ने सीएम रहते हुए रमन सिंह ने 2014 में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें धान पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। कांग्रेस ने रमन के पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा है, रमन सिंह एक बार फिर पीएम को ऐसी चिट्ठी लिखें। तो वार पलटवार लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी हमलावर इस बात पर है कि सरकार किसानों से धान खरीदना ही नहीं चाहती, तो दूसरी तरफ बोनस और समर्थन मूल्य की बातों को जोड़कर सियासत भी लगातार जारी है, जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है। इस बीच कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, जो पत्र पुराना जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने धान पर प्रोत्साहन राशि देने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी थी। बड़ी खबर कोरिया से 1 करोड़ 3 लाख का हर्जाना लगा है। खांडा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने का ये मामला, जहां निलंबित कार्यपालन अभियंता पर हर्जाना लगाया गया। विनोद शंकर साहू पर जुर्माना लगाया गया है। 1 करोड़ 3 लाख का हर्जाना देने का आदेश जारी किया गया। जांच के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। खांडा जलाशय का ये पूरा मामला है, जहां निलंबित कार्यपालन अभियंता पर जुर्माना लगाया गया है।
खरगोन जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जिला अस्पताल के पीछे पेयजल की मुख्य टंकी के अंदर मृत अवस्था में बंदर मिलने के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। इसी मुख्य टंकी से ही अस्पताल में बनी अन्य टंकियों में भी पेयजल के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बंदर के शव को निकालकर पीएम के लिए भेजा गया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश शर्मा ने भी इसे लापरवाही मानते हुए कहा कि जिला अस्पताल की मुख्य टंकी में एक बंदर मृत अवस्था में मिला है। इसी टंकी से पूरे अस्पताल में वाटर सप्लाई की जाती है। संभवतः टंकी की जाली टूटने के कारण ये घटना हुई है। इस घटना के बाद टंकी में पुनः जाली लगाई जा रही है ताकि इस तरह की घटना को रोका जा सके। अभी मुझे भी खबर लगी थी कि एक बंदर मिल गया, उसको निकाल के टंकी को साफ करा दे रहे। ऊपर की जो जाली थी वो शायद टूट गई है, तो उसको जाली को करवा के पूरा उसको पैक करके ताला वाला लगाते थे, बिल्डिंग करा देते वहाँ पर, तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिवंगत कोरोना वॉरियर राज्य उपाध्याय की पत्नी अंजू मूर्ति की याचिका पर राज्य शासन, राजस्व विभाग और कलेक्टर से जवाब तलब किया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अंजू मूर्ति उपाध्याय ने कहा कि उसके पति कलेक्टर कार्यालय में ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत थे। कोविड महामारी के दौरान उनकी ड्यूटी बस और एम्बुलेंस का अधिग्रहण करने की थी। 10 जुलाई 2020 को उनकी मृत्यु के बाद 50 लाख राशि के लिए जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया था। प्रशासन ने आवेदन को खारिज करते हुए उपाध्याय की मौत को हार्ट अटैक माना। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 17 अप्रैल के नोटिफिकेशन में राजीव कोरोना वॉरियर्स के तहत काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें योजना का लाभ देने की मांग की है। इंदौर में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट मामले में नया खुलासा हुआ है। 70 करोड़ रुपए की कीमत की एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में पुलिस को मंदसौर के एक डॉक्टर की जानकारी लगी है जो ड्रग तस्करों से जुड़ा था। इसी डॉक्टर ने हैदराबाद के ड्रग तस्कर वेद प्रकाश व्यास को एमडीएमए ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला बताया था। पुलिस को हैदराबाद की एक फैक्ट्री का भी पता चला है जहां ये ड्रग्स बनाया जाता था। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलने के बाद इंदौर पुलिस के साथ एसटीएफ, एटीएस और आईबी भी जांच में जुटी है। माना जा रहा है कि ये इतनी बड़ी खेप थी कि जो प्रति ग्राम के हिसाब से भी बेची जाती तो 75,000 लोग इसका नशा कर सकते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में और भी जानकारियां हासिल करने में जुटी है। पुलिस गिरफ्तार किए गए तस्करों की संपत्ति भी खंगाल रही है। ड्रग वाले मामले में पुलिस की जो अगला पुलिस का जो अभियान का जो हिस्सा है उसमें उनके जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ तरीके से उनकी आर्थिक गतिविधियाँ हुई हैं, जिन लोगों से पैसे इन्होंने लिए हैं, जिन लोगों को इन्होंने बेचा है, ये लंबे समय से चूँकि सक्रिय रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ इनकी आर्थिक गतिविधियाँ रही हैं उन सारे मुद्दों पर पुलिस की टीम काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में 7 डिप्टी कलेक्टर्स को आईएएस अवार्ड मिला है। 7 में से 6 महिला अधिकारी को अवार्ड मिला। सभी 2005 के राज्य सेवा प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। जयश्री जैन, प्रियंका महोबिया को आईएएस अवार्ड मिला। डॉक्टर फरीहा आलम, तुलिका प्रजापति को आईएएस अवार्ड मिला है। चंदन संजय त्रिपाठी, रोक्तिमा यादव को आईएएस अवार्ड दिया गया। दीपक कुमार अग्रवाल को आईएएस अवार्ड मिला है। तो ये सभी डिप्टी कलेक्टर प्रमोट हो चुके हैं, सभी 2005 के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। बिलासपुर शहर के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। चकरभाटा एयरपोर्ट से राजधानी दिल्ली समेत अन्य महानगरों के लिए जल्द हवाई सुविधा मिल सकती है। एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग बिलासपुर से महानगरों के लिए प्लेन चलाने के लिए आगे आई है। कंपनी के सीएमडी ने बिलासपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर प्लेन चलाने पर सहमति जताई है। हवाई सेवा के लिए चकरभाटा हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप कर 3C लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों की माने तो इस महीने के आखिर तक 3C लाइसेंस मिलने की पूरी संभावना है, जिसके तहत एयरलाइंस कंपनियों को हवाई सेवा के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में व्यवस्था के निरीक्षण के लिए पहुंची एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग के सीएमडी ने बताया कि चकरभाटा एयरपोर्ट ने हवाई सेवा के सभी मापदंड पूरे कर लिए हैं। हवाई सेवा शुरू होने पर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता समेत अन्य शहरों से सीधे जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी 224 दिनों से जारी अखंड धरना का समर्थन किया। नहीं, चकरभाटा एयरपोर्ट हमारी तरफ से तो पूरा तैयार है, बस थोड़ी कार्रवाई हो जाए रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से,
बहुत सारे रूट हैं ध्यान में, तो जैसे मेट्रोज तो कनेक्ट करेंगे ही, सब्जेक्ट टू अगेन वो अप्रूवल के हिसाब से, बिकॉज हमें वहाँ पे लैंडिंग चाहिए। तो बातचीत करेंगे, अगर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ऐसे हमारे ध्यान में है, बिलासपुर से प्रयागराज। हमने तो हमारा लाइसेंस तो अभी लाइव है, तो उसी VFR का हमें दिसंबर में 2 साल का रिन्यू मिला था, तो इस कंडीशन में भी चाहे तो हम चालू कराया जा सकता है, जबकि 3C के पे हमने बनाया है। 30 दिसंबर को हमने एप्लीकेशन जमा किया है और हमें पूरा उम्मीद है इस महीने का में ही हमको 3C VFR का लाइसेंस मिल जाए। रायगढ़ जिले में लगभग 3000 से ज्यादा किसान समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें कुछ साल पहले उद्योगों की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन बाद में यहाँ उद्योग नहीं लगे। अब इन जमीनों पर किसान धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की नीति के तहत इन किसानों की जमीन में उपजे धान को नहीं खरीदा जा रहा, क्योंकि इन जमीनों पर किसानों का मालिकाना हक नहीं है। रायगढ़ जिले में अधिग्रहण प्रभावित तकरीबन 10,000 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर 3000 से ज्यादा किसान धान की खेती कर रहे हैं। शासन के द्वारा इस उपज को नहीं खरीदने पर किसान बिचौलियों को कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं। वहीं रायगढ़ सांसद गोमती साय का कहना है कि ऐसे किसानों से धान खरीदने के लिए सरकार को न सिर्फ नीति बनानी चाहिए, बल्कि किसानों को उनके हक की जमीन भी वापस मिलनी चाहिए और वे राज्य सरकार से इस संबंध में चर्चा भी करेंगे। सीएम के रायगढ़ जिले के दौरे के दौरान भी किसान संगठनों ने इस बात को लेकर सीएम से शिकायत की है। किसान संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार को बस्तर की तर्ज पर रायगढ़ में भी ऐसी जमीनों को लैंड बैंक में वापस लेकर सार्थक कदम उठाना चाहिए। मैं राज्य सरकार से चर्चा भी करूंगी और पत्र से अवगत भी कराऊंगी कि इस तरह का किसानों को परेशान न किए करें और जितना सहूलत हो उतना सहूलत दे किसान को। धान एक दाना किसानों का लेना पड़ेगा। हमीरपुर में है, डोलेसरा गांव है, यहाँ की जो जमीन भू अर्जन हुई है, यहाँ किसान खेती कर रहे हैं, परंतु सरकार उनका जो उत्पाद है धान का उसको खरीद नहीं रही है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।